3 और 4 लगभग चारों प्रकार के पैटर्न में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परासरण से भी और विसरण से भी। और ये जो टॉपिक है ये जैव रसायन मतलब रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसे जैव रसायन कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में से बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, उससे पूछा जाता है। अब परासरण क्या है सबसे पहले ये समझेंगे, फिर उसके बाद विसरण समझेंगे और फिर उसके बाद उनमें अंतर समझेंगे और फिर किस तरीके से अपन उसको लिखेंगे ये समझेंगे। तो परासरण क्या है? परासरण को अंग्रेजी भाषा में ऑस्मोसिस कहा जाता है। ऑस्मोसिस दो प्रकार का होता है, एक अंतः परासरण और दूसरा होता है बाह्य परासरण। मतलब परासरण के दो प्रकार हैं, एक अंतः और एक बाह्य या बाहरी परासरण कहते हैं इसको, इनर ऑस्मोसिस एंड आउटर ऑस्मोसिस कहते हैं। तो परासरण की परिभाषा में कुछ ये बिंदु होते हैं, इन बिंदुओं को समायोजित कर दिया जाता है तो परासरण की परिभाषा बन जाती है। परासरण की क्रिया में दो बिंदु सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें सांद्रता होती है विलयन की और दूसरा होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है और सांद्रता क्या होती है, सबसे पहले ये समझें। तो सांद्रता को विलयन की गाढ़ेपन के रेफरेंस में या ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा थोड़ी अधिक होती है वो सांद्र विलयन कहलाता है। तो सांद्रता को विलय और विलायक के रेशियो से भी समझते हैं और अपनी भाषा में से गाढ़ापन कहा जाता है। झिल्ली क्या होती है और फिर अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? झिल्ली एक पतली सी परत होती है जिसे अंग्रेजी भाषा में मेम्ब्रेन कहा जाता है। और अर्धपारगम्य क्यों होती है झिल्ली? कुछ झिल्लियां ऐसी होती हैं जिसमें से यदि मान के चलो ये एक परत है, यहां से विलय और विलायक इन दोनों को इसके ऊपर गिराते हैं और इसमें से एक निकल जाए और एक रुक जाए तो उसको अर्धपारगम्य कहते हैं, अर्थात विलायक निकल जाता है और ये विलय जो है ये रुक जाता है। तो ऐसी झिल्ली को अर्ध कहते हैं। अर्ध मतलब आधे के लिए पारगम्यत है, आधे के लिए अपारगम्य। तो ये अर्ध पारगम्य होती है, पारगम्य। यदि दोनों निकल जाते हैं तो वो पारगम्य होती है और दोनों नहीं निकाल पाते हैं तो वो अपारगम्य होती है। परमिएबल मेम्ब्रेन होती है मतलब दोनों निकल जाते हैं। सेमी परमिएबल होते हैं, एक निकल पाता है एक नहीं निकल पाता है। और अपारगम होती है मतलब नॉन परमिएबल होती है मतलब इसमें से नहीं निकल पाती। इसको अपन डेली लाइफ में अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। जैसे अपन प्याज के ऊपर लगे हुए छिलके को निकालने के बाद एक हल्की सफेद कलर की एक पतली मेम्ब्रेन अपन को मिलती है जिसे अपन झिल्ली कह सकते हैं। और जैसे पन्नी जो चलती है उनको पन्नी को भी झिल्ली कहते हैं, लेकिन वो उस उपयोग में नहीं लाई जाती। तो झिल्ली के तीन प्रकार होती हैं, पारगम, अपारगम और अर्धपारगम। पारगम परमिएबल होती है, अपारगम नॉन परमिएबल होती है और अर्धपारगम सेमी परमिएबल होती है। और इनका परमिएबल होना काय पे डिपेंड करता है? विलय और विलायक। विलय विलायक दो ही निकल जाए तो पारगम, दो ही न निकले तो अपारगम, एक निकले एक न निकले तो अर्धपारगम, जो अपन इसमें पढ़ते हैं। एक को निकले विलायक। क्लियर? अब इस परिभाषा में सांद्रता और झिल्ली के बाद केवल मात्र अभिगमन का कॉन्सेप्ट रहता है। परिभाषा कैसी होती है? वह अभिक्रिया या वह प्रक्रिया जिसमें शुद्ध विलायक के कण कहां से कम सांद्रता वाले क्षेत्र से कहां की ओर जाएंगे? अधिक सांद्रता वाली क्षेत्र की ओर। अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से अभिगमित होते हैं, परासरण की क्रिया कहलाती है, इसे ऑस्मोसिस भी कहते हैं। जैसे अपन मान के चले अपन ने इस तरीके से एक झिल्ली लगाई, यहां कम है सांद्रता और यहां अधिक है और इसके माध्यम से शुद्ध विलायक के कण इस ओर आ रहे हैं। तो ये क्रिया कहलाती है काय की क्रिया? परासरण की क्रिया। अपने दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग है। अपन एक बीकर में पानी लें और उसमें कुछ ऐसी सिकुड़ी हुई जो किशमिश होती है वो रख दें, 24 घंटे तक रखी रहने दें। उसके पश्चात हम देखते हैं कि वो किशमिश जो होती है वो स्थिग्ध हो जाती है, मतलब ऐसे फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? परासरण की क्रिया के कारण, अर्थात ऑस्मोसिस के कारण। लेकिन यदि हम इन किशमिशों को जो स्थिग्ध है इसमें नमक के विलयन में रख दें, मतलब जिनकी सांद्रता किशमिश की सांद्रता से अधिक है, तो किशमिश में जो जल है वो बाहर आ जाता है ज्यों का त्यों, और किशमिश से फिर से सिकुड़ जाता है। इस क्रिया को भी परासरण कहते हैं, लेकिन इस क्रिया को कौन सा परासरण कहते हैं? बाह्य परासरण। मतलब अंदर जो जल गया था वो बाहर आ जाता है, उसमें भी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो ये बहिर्परासरण और अंतःपरासरण की क्रिया है। अब परासरण की क्रिया को और भी, जैसे बारिश में अपने जो दरवाजे होते हैं सागौन के या लकड़ी के, वो भी फूल स्थिग्ध हो जाते हैं, मतलब जल के कण अंदर चले जाते हैं और फिर सब सूख जाते हैं तो वो दरवाजे फिट में आ जाते हैं और ज्यों के त्यों हो जाते हैं। अब इसके बाद एक अगला कॉन्सेप्ट चलता है जिसे अपन मिश्रण कहते हैं। मिश्रण को अंग्रेजी भाषा में डिफ्यूजन कहा जाता है। डिफ्यूजन के भी अपनी दैनिक जीवन में उपयोग है।
अब होता है विसरण। विसरण की क्रिया होती है अधिक सांद्रता से। कहां की ओर होती है? कम सांद्रता की। इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। इन दो बिंदुओं को जोड़ देते हैं और उसी के आधार पर परिभाषा बना देते हैं। विसरण या डिफ्यूजन किसे कहते हैं? वह भी क्रिया जिसमें पदार्थ के कण अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अभिगमन करते हैं, उसे विसरण की क्रिया कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। इसके दैनिक जीवन में उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे रातरानी का जो पौधा होता है वो शाम के समय सुगंध फैला देता है, तो उसके जो कण होते हैं वो वायु के माध्यम से सभी ओर फैलने लगते हैं। बॉडी स्प्रे भी इसी का उदाहरण होता है, अगरबत्ती लगाना जिसकी सुगंध फैल जाना, वो भी इसी घटना पर आधारित है। अब इसमें एक अंतर आता है जो हमारी एक वीडियो में आपको मिलेगा, तो आप देख सकते हैं कि अंतर जो 3 नंबर और 2 नंबर के कॉन्सेप्ट में आता है, कभी कभी 4 नंबर में भी आता है। 2 नंबर और 3 नंबर में इसकी परिभाषाएं आती हैं जो हमने आपको बताया, आप वो लिख सकते हैं। अंतर भी आते 2, 3 और 4 नंबर में, तो 2 में 2, 3 में 3 और 4 में 4 अंतर आप लिख सकते हैं। और 1 नंबर में वैकल्पिक रूप से भी इससे प्रश्न बनते हैं, फिल इन द ब्लैंक में भी, मैच द कॉलम में। परासरण की क्रिया कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है, सत्य या असत्य, या परासरण की क्रिया अधिक सांद्रता से कम की ओर होती है, सत्य या असत्य के रूप में। तो इस तरीके से इसके प्रश्न बनते हैं। तो परासरण और विसरण का टॉपिक आज अपन ने पढ़ा, जो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक प्रश्न आता है, परासरण दाब मापने की एक विधि है बर्कले हार्टले विधि, वो अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे।